Welcome to EVA Education. Please like, share, subscribe, and visit our website for more courses. हेलो एवरीवन, मैं आपका ओम सर आपका आपकी कक्षा में स्वागत करता हूं। जी हाँ, ये आपकी कक्षा है क्योंकि ये सब चीज़ें जो आपके लिए हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए हो रही हैं। ठीक है, हमने पहले 2 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं जिसके अंदर हम लोग कक्षा 9 की संख्या पद्धति जो कि आपका पहला चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं। आप लोग के डिमांड पे ही मैं इस क्लास को हिंदी में लेकर आया हूँ, जो हिंदी जो हमारी मातृभाषा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी संख्याएं हमने प्राप्त भी कर ली हैं। अब जो अगली संख्या है हम उसके बारे में जिक्र करेंगे और वो संख्या क्या है, वो है अपरिमेय संख्या। क्या है वो? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या, जिसको परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या था पहले मुझे अभी ये बताइए। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या देखी थी हमने परिमेय संख्या की परिभाषा देखी कि क्या देखी थी कि ऐसे नंबर जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकें और q जो हो वो 0 के बराबर ना हो। ठीक है, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं क्या? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उन परिमेय संख्याओं का उल्टा होता है, विलोम होती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में, जहां q 0 के बराबर न हो, न लिखा जा सके। समझ मेरी बात आ रही है? मैंने क्या कहा? ऐसी संख्या जिनको p बटा q के रूप में, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, न लिखा जा सके, उन संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? √5, √2, पाई, देखिए √5 हो गया, √2 हो गया, पाई होगी, 0.10, 1 के बाद 2 जीरो फिर आ गया, फिर 1 के बाद 3 जीरो, फिर 1 के बाद 4 जीरो, इस तरह से वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या मैंने कहा कि ऐसी संख्या जिनको p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, उन संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर √5, √2, पाई और ये। ठीक है, ये सभी संख्याएं हमारे क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनको ध्यान क्या रखना है कि इनकी जो खोज थी इन संख्याओं की, किसने की थी? इनकी खोज लगभग 400 बीसी में। 400 बीसी का मतलब क्या होता है? क्राइस्ट के जन्म से 400 सालों पहले। मतलब अभी क्या चल रहा है हमारा? 2023। तो उस 2023 से और 400 साल पीछे चले जाएं हम लोग, उसमें एक 70 से 80 साल का क्राइस्ट का गैप है और उसके बाद 400 सालों और पीछे जब हम चले जाते हैं तो इनकी खोज हुई थी, ऐसी संख्याओं की। किसकी? अपरिमेय संख्या। अब बात आती है कि खोजा किसने था? तो इसको खोजा था पाइथागोरस के अनुयायियों ने। पाइथागोरस ने नहीं, पाइथागोरस के अनुयायियों ने इसको ढूंढा था। समझ मेरी बात आ रही है? मैंने क्या कहा? पाइथागोरस के अनुयायी मतलब उनके फॉलोअर्स। किसके फॉलोअर्स? पाइथागोरस के। क्योंकि पाइथागोरस का जो जीवन काल था, पाइथागोरस का जो जीवन काल है वो क्या है आपका? तो वो है 569 बीसी से 479 बीसी तक। किसका जीवन काल? पाइथागोरस का। पाइथागोरस का जो जीवन काल है वो 569
बीसी से 479 बीसी तक है, लेकिन इनकी अपरिमेय संख्याओं की खोज हुई थी 400 बीसी में। तो पाइथागोरस ने नहीं खोजा था, खोजा कितने था? तो उनके फॉलोअर्स ने, उनके अनुयायियों ने। ठीक है, इतनी बात क्लियर आ गई। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है आप समझ गए, जिस संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में न लिख सके, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। सिंपल सी बात। ठीक, परिमेय संख्या जिनको p बटा q के रूप में हम लिख सकें। हाँ, दोनों में ये लगा देना कि q जो है वो 0 के बराबर ना हो। ठीक है, दोनों में ही रहेगा ये, लेकिन एक को हम लिख सकते हैं, एक को हम नहीं लिख सकते। परिमेय को लिख सकते हैं, अपरिमेय को नहीं लिख सकते। दोनों ही एक दूसरे के विपरीतार्थक है। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब देखिए अगली संख्या जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अच्छा, इनके जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, तुम नोट्स की चिंता मत करिए। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके नोट्स हम अपन टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल देंगे, जहां से आप चीज़ों को देख पाएंगे। अब देखिए एक और चीज, जैसे ये मैंने लिखा आपको √4, मैंने क्या लिखा? √4। ठीक है, आप कहेंगे कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब ये रूट में है तो रूट से उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। जिन संख्याओं को रूट में हम रूट से बाहर ना निकाल सकें वही अपरिमेय संख्या होती है। √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसका वर्गमूल, जब रूट मतलब कर्णी 4 का जो वर्गमूल आता है, वो वर्गमूल कैसे हम लोग निकालते हैं तो आपको मालूम ही है। इसका वर्गमूल आप लोग 2 गुणे 2 कर देते हैं, और 2 नंबरों का जो है जोड़ा यहाँ रहता है, तो उसमें से एक नंबर बाहर निकाल लेते हैं, तो ये इसका √4 का वर्गमूल 2 आ जाता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जरूरी नहीं कि ये धनात्मक ही हो, ये ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे ये √4 को ही हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, -2 गुणे -2, क्योंकि इन दोनों को भी आपस में जब हम गुणा करेंगे तो हमारा +4 ही तो आएगा। माइनस में जब माइनस से हम गुणा करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? प्लस में आता है। माइनस को जब हम प्लस से गुणा करते हैं तो भी रिजल्ट माइनस आता है। प्लस को जब हम माइनस से गुणा करते हैं तब रिजल्ट माइनस आता है, और प्लस को जब हम प्लस से गुणा करते हैं तो रिजल्ट प्लस आता है। तो किसी भी संख्या का जो वर्गमूल है वो सिर्फ धनात्मक ही नहीं ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर यहाँ से क्या आ जाएगा? तो -2 आ जाएगा। तो ये बात आप लोग क्लियर हो गए। अब ये मत कह दीजिएगा कि √4 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वो रूट के अंदर है। ये नहीं होता। अपरिमेय संख्या वही होती जो रूट से बाहर न निकल सके। ठीक है, यदि वो संख्या रूट से बाहर निकल जा रही है तो वो परिमेय संख्या होगी, न कि अपरिमेय। ठीक है, बात सही है, समझ में आ गया? चलते हैं आगे। देखिए अगली जो संख्या है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्या है ये? रियल नंबर। जब मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता रहा था तो मैंने अपनी पहली क्लास में ही सभी संख्याओं के बारे में बताया है, वहाँ ही मैंने इसको बताया था, अभी भी यहाँ मैं इसको बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या होता है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ऐसी संख्याएं जो अपरिमेय और परिमेय दोनों का ही समूह हो। मतलब अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या वह परिमेय संख्या दोनों के ही समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। समझ मेरी बात आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? परिमेय संख्या है आपके पास, अपरिमेय संख्या है। एक झोले में हमने उसको बंद कर दिया, तो ये जो पूरा झोला है वो वास्तविक संख्या कहलाएगा।
अच्छा, मान लीजिए किसी उसमें परिमेय संख्या हो, तो क्या हम उसको वास्तविक संख्या कहेंगे? जी हाँ, परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, दोनों का समूह भी वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है मेरी बात? मतलब परिमेय भी वास्तविक संख्या है, अपरिमेय भी वास्तविक संख्या है, और दोनों का समूह भी क्या है? वास्तविक संख्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर वो होती हैं जहाँ पे अपरिमेय और परिमेय संख्या जिसमें दोनों ही आ। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है या सिर्फ परिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या है। दोनों ही संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या है। क्या क्या? अपरिमेय और परिमेय दोनों ही। आशा करता हूं समझ आया होगा। ठीक है, चलिए, परिमेय संख्या के बारे में आपको मालूम ही है, अपरिमेय संख्या के बारे में आपको मालूम ही है, तो बचा क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या हो गई? जी हाँ, बिल्कुल, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का क्या ग्रुप, क्या ग्रुप, समूह, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। ठीक है, समझ में आ गया? अब यदि ये आपको समझ में आ गया है तो हम चलते हैं आपकी कहाँ पे? प्रश्नावली 1.2 की तरफ। ठीक है, वहां देखते हैं कि वहां कैसे प्रश्नों को दिया गया है। इन सब की परिभाषा जो है मैंने अपने नोट्स में लिख रखी है, तो वो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो साथ में लिख भी सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर पूर्णतः डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का जो पहला आपका सवाल है वो ये पूछ रहा है कि सत्य कथन है कि असत्य है। क्या पूछ रहा है? सत्य या असत्य कथन। ठीक, कारण सहित बता देना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक, पहला आपका कथन ये दे रखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या ये कथन सत्य है या असत्य है। अभी मैंने वास्तविक संख्याओं के बारे में क्या बताया? मैंने बताया ना कि प्रत्येक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का ही समूह हो उसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे। अपने आप में अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है, ये दोनों ही क्या है? वास्तविक संख्या है। तो यहाँ क्या आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल होती है, बिल्कुल ही सत्य कथन है। क्या लिखेंगे कि ये सत्य कथन है, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, समझ में आ गया? क्या मैंने कहा? पहला कथन था आपका कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। साथ में परिमेय संख्या भी तो वास्तविक संख्या होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है। अब चलिए, अब देखते हैं दूसरा। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, क्या कह रहा है कि संख्या रेखा, आपने किताब में देखिए लिखा हुआ है ना कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में
होता है। क्या लिख रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। देखिए संख्या रेखा आपने देखा होगा कैसी होती है, यही होती संख्या रेखा। इसमें 0, 1, 2, 3, 4 और इधर माइनस में रहता है -1, -2, -3, -4, इस तरह का संख्या रेखा बनी होती है आपकी। अब कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु ही रूट m के रूप में होता है। यदि उसने प्रत्येक बिंदु के बारे में बात ना करता, वो सिर्फ लिखता कि कोई एक बिंदु रूट m के रूप में हो सकता है, तब तो ये सत्य कथन होता। लेकिन उसने क्या कहा कि प्रत्येक बिंदु, ये जो प्रत्येक बिंदु वाली लाइन आ गई, प्रत्येक मतलब हर बिंदु ही, तो यहाँ पर तो 2 भी तो है, वो तो रूट में नहीं है, 3 भी तो है तो वो तो रूट में नहीं है, 4 भी तो है तो रूट में नहीं है। तो रूट m का मतलब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो संख्या रेखा पर सिर्फ अपरिमेय संख्याएं थोड़ी होती हैं, संख्या रेखा पर तो परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो जो उसने लिख दिया प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, इस प्रत्येक के चलते ये जो कथन था वो गलत हो गया। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे कि असत्य कथन है। क्या लिखेंगे, असत्य कथन। क्यों, क्योंकि संख्या रेखा पे परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं होती हैं। क्या लिख देंगे कि संख्या रेखा पे परिमेय व अपरिमेय दोनों ही संख्याएं होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। संख्या रेखा में क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m अर्थात अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर ले, नहीं तो नोट करने की चिंता आपको करनी भी नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे इसका उपलब्ध मिल जाएगा आपको, जो नोट्स हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप वहां से भी उनको डाउनलोड करके पढ़ाई को अपने कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा कथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। मैंने वास्तविक संख्याओं के बारे में क्या बताया कि ऐसी संख्याओं का समूह जिसमें अपरिमेय और परिमेय दोनों ही प्रकार की संख्याएं हैं। क्या मैंने कहा, ऐसी संख्याओं का समूह जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। जिसमें वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या हो गया कि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं हैं, वो वास्तविक संख्याएं होती है। लेकिन उन्होंने यहां क्या लिख दिया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या। यदि ये प्रत्येक यहां नहीं रहता, सिर्फ ये लिखता कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या भी होती है, तो ये कथन सत्य हो जाता। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इस प्रत्येक के लगने के कारण ये जो कथन है वो असत्य हो गया, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों ही प्रकार की संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे कि असत्य कथन है। क्या ये असत्य कथन है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह होती है। क्या होती हैं, समूह होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपरिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या होती है, उसमें परिमेय संख्याएं भी आती हैं।
ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका जो है वो समाप्त हो गया, जिसमें कथन के बारे में दिया गया था कि वो सत्य है कि असत्य है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो उदाहरण सहित बताएं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है? यदि नहीं तो उदाहरण सहित बताएं। अभी मैंने आपको पहले सिखाया था, जब मैं इस क्लास को शुरू कर रहा था तो उस समय मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे √25 लेता हूँ। क्या लेता हूँ? √25। तो √25 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? √25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 × 5, जहां से आपका क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 5 आ जाएगा। तो ये तो कोई अपरिमेय संख्या तो नहीं है। क्या है? ये कोई अपरिमेय संख्या तो नहीं है। ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं ना कि नहीं, सभी पूर्णांकों का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्या मैंने कहा? सभी पूर्णांकों का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि जब हम वर्गमूल को निकालते हैं तो वो एक परिमेय संख्या के तौर पे भी आ सकता है। क्या मैंने कहा? कि वो एक परिमेय संख्या के तौर पर भी आ सकता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, देखिए यहां मैंने आपको एक उदाहरण लिया है कि √25, उसको हम निकालते हैं तो क्या आ गया? 5 आ गया। और 5 क्या है? 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। आप लोग इसे तो जानते ही हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान रखिएगा, इन सभी के नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे। आप वहां से जाइएगा, उन नोट्स को डाउनलोड करिएगा और आप आराम से अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसको यहां से नोट भी कर लीजिए, और नहीं तो इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या है? सवाल यह है कि √5 को संख्या रेखा पे दिखाना है। क्या करना है? √5 को संख्या रेखा पर दिखाएं। यह सवाल है। ठीक है, चलिए इस सवाल को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को पाइथागोरस का प्रमेय समझा देता हूं, क्योंकि इसके अंदर हमें पाइथागोरस के प्रमेय की आवश्यकता है। तो पहले हम उसको समझ लेते हैं कि वो क्या होता है, उसके बाद से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। क्या ले लिया मैंने? ट्रायंगल, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री है। यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है। नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे ABC। तो ये कौन सा है? त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज है। क्या है ये? समकोण त्रिभुज। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि पाइथागोरस का प्रमेय हमेशा ही समकोण त्रिभुज में ही लगता है और किसी त्रिभुज में नहीं लगता। तो ये समकोण त्रिभुज है, जहां पे B जो है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल है। ठीक है, अब होता क्या पाइथागोरस प्रमेय, वो देखिए आप। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? परपेंडिकुलर। क्या? लंब। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आधार, और ये हमारा है कर्ण। क्या है ये? कर्ण है। लंब, आधार और कर्ण।
तो पाइथागोरस का प्रमेय जो है वो ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि ऐसी चीज दी गई हो तो वहां पे जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, कर्ण जो होता है वो कैसे आप पहचानेंगे? त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। किसमें? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज यदि यहां नहीं रहता तो ये पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो यहाँ पे लागू नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। तो मैंने क्या बताया? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका होता है। कर्ण को सिर्फ हमें सिर्फ निकालना हो तो क्या कर देंगे कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप लोग इसको चाहें तो नोट कर भी सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, लंब है, आधार है, कर्ण है समकोण त्रिभुज के अंदर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है क्या? ये पाइथागोरस का प्रमेय है। किसका प्रमेय है ये? पाइथागोरस का प्रमेय है। अपरिमेय संख्याओं को किसने ढूंढा था? पाइथागोरस ने नहीं, इनके फॉलोअर्स ने, इनके अनुयायियों ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लिख लिया आप लोगों ने? आगे चलें तो आते हैं अपने सवाल के ऊपर। सवाल हमारा क्या था कि हमें √5 को संख्या रेखा के ऊपर दिखाना है। क्या करना है? √5 को संख्या रेखा के ऊपर दिखाना है। तो चलिए आइए दिखाते हैं इसको। सबसे पहले क्या करिए कि आप यहां पे एक संख्या रेखा बना लीजिए। क्या बना लेंगे? एक रेखा। इनिशियल यहां पे शुरुआत में यहां 0 हो जाएगा, फिर एक इकाई, 2 इकाई और ये 3 इकाई मैंने लिख लिया। इकाई में इसलिए कह रहा हूं कि यहां पे आप चाहें तो अपने स्केल के अंदर 3 सेंटीमीटर का गैप ले लें और वहां पे जो 3 सेंटीमीटर का गैप है उसको आप लोग 1 इकाई बोल दीजिए, दूसरा जो 3 सेंटीमीटर गैप है उसको 2 इकाई बोल दीजिए, तीसरा जो है वो उसे 3 इकाई बोल दीजिए। क्योंकि 1 सेंटीमीटर बनाएंगे तो बहुत छोटा बनेगा, बनाने में भी ज्यादा तकलीफ होगी। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो इस तरह से ले सकते हैं। क्या ले लें? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर स्केल के अंदर माप लीजिए, उसको 1 इकाई बोल दीजिए, दूसरे 3 सेंटीमीटर को दूसरी इकाई और तीसरे 3 सेंटीमीटर को तीसरी इकाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है कि यहां से ऊपर की तरफ क्या करना है? ऊपर की तरफ एक समकोण बनाना है। क्या बनाना है? समकोण। वो भी कितने इकाई का होगा? तो वो 1 इकाई का होगा। कितने इकाई का? 1 इकाई का। 1 इकाई मैंने क्या बताया कि आप 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। 1 इकाई का हमने ले लिया। अब इन सबका हम नाम दे देते हैं। तो ये पहला बिंदु आपका है जो 0 से शुरू हो रहा है, उसको मैंने नाम दे दिया P। जो दूसरा बिंदु जो 2 इकाई पे था उसको मैंने नाम दे दिया Q। और जो तीसरा बिंदु है जिसको मैं P से इसको मिला रहा हूं, ये आपका हो गया R। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया जो कि क्या है? PQR। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये 2 इकाई है, ये 1 इकाई है। पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता था कि कर्ण मतलब PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। जोड़ लीजिए किसके साथ में? तो लंब के स्क्वायर में। लंब का स्क्वायर क्या है? तो QR का स्क्वायर है। अब हम वैल्यू को रखते हैं। PQ हमारी क्या है? तो PQ हमारा 2 इकाई है, तो 2 का स्क्वायर रख दीजिए यहां पे। QR कितना हमारा है? 1 इकाई है, तो 1 का स्क्वायर रख दें हम यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये कितना आ गया? 5 आ गया। क्या 5 आया आपका? PR का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर। तो PR हमारा कितना हो जाएगा? तो PR हमारा हो जाएगा √5। कितना हो जाएगा हमारा PR? √5। PR हो जाएगा हमारा √5। अब हमने ये √5 प्राप्त कर दिया। हमने क्या प्राप्त कर लिया? √5। अब आपको क्या करना है? आप ध्यान समझिए। ये जो PR वाली दूरी है, क्या है ये? PR वाली जो दूरी है वो उस दूरी को हमें अपने किसमें? कंपास में। PR वाली दूरी को कंपास में रख के ये हमारा क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी?
त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हमारी हो गई और यहां से हम एक चाप काट देंगे। क्या कर देंगे? एक चाप काट देंगे ऐसे। ये पीआर के रखा हमने, यहां पे अपना कंपास का नीडल रखा, ये पेंसिल हमारी है और यहां से ऐसे इसको घुमा दिया हमने चाप काट दिया। जैसे ही जहां पे ये चाप इस संख्या रेखा को संख्या रेखा से मिलेगा, यही जो बिंदु है वो हमारा √5 है। यही जो बिंदु आपका है वो क्या है? √5 है। समझ में आ गया आपको? एक बार फिर से देख लीजिए क्या मैंने किया है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक संख्या रेखा बनाया जिसमें मैंने 1 इकाई, 2 इकाई और 3 इकाई, 3 इकाइयां ली। मैंने इकाइयों के लिए आपको बताया कि आपको क्या करना है, 1 2 3 मतलब 3 सेंटीमीटर का एक इकाई आपको ले लेना है। 3 सेंटीमीटर की एक इकाई आपको ले लेनी है। उसी तरह से दूसरी इकाई पे भी 3 सेंटीमीटर की दूरी आप रखिए। फिर जो ये क्यू बिंदु था मैंने उसका नाम दे दिया P और Q। क्यू बिंदु से एक समकोण बनाइए ऊपर की तरफ और वो भी एक इकाई का ही होगा। फिर हम क्या कर देंगे, जैसे ही वो समकोण बन जाएगा हमारा, हम PR से उसको मिला देंगे। PR से मिलाने के बाद ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। अब हम यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि PR का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। उन दोनों के वैल्यू को हमने रख दिया। हम रखने के उपरांत हम क्या प्राप्त करते हैं कि PR की वैल्यू कितनी है, तो वो है √5। PR का मान हमारा कितना आया, तो √5 आया। अब जो सबसे जरूरी चीज, PR को कंपास में PR त्रिज्या लेके, ध्यान सुनिएगा, कंपास के अंदर PR त्रिज्या लेके संख्या रेखा के ऊपर हम एक चाप बनाएंगे जिसमें कंपास की जो निडल होगी वो P पे होगी और R जो आपका बिंदु है जो आपकी त्रिज्या की दूरी है, वहां से आप एक चाप कटाएंगे और वो चाप आपकी जो दी गई संख्या रेखा थी उस पे जहां भी कट करेगा वही आपका √5 होगा। इस तरह से √5 का निरूपण हमने कर दिया। ये बहुत ही जरूरी सवाल है, ये कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब आज का आखिरी सवाल जो चौथा है, जो कि आपको कक्षा में ही करके दिखाना था, वर्गमूल सर्पिल। वर्गमूल सर्पिल कैसे बनाते हैं अब आपको आइए मैं दिखाता हूं। वर्गमूल सर्पिल बनाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो आपके पास होना चाहिए स्केल, साथ में आपको क्या चाहिए, स्केल के साथ में एक कंपास और फिर आपको क्या चाहिए, टी प्रोटेक्टर जिसे हम चांद कहते हैं। ठीक है, अब हम वर्गमूल सर्पिल बनाने वाले हैं। वर्गमूल सर्पिल बनाने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है, आप एक बना दीजिए संख्या रेखा। क्या बना देंगे आप, एक संख्या रेखा जिसपे आपके बिंदु 0 1 2 और 3 आपने रख लिया। ठीक है, वही कार्य 3 सेंटीमीटर की दूरी आप रख लीजिए। अब इसके उपरांत क्या करेंगे आप कि जो एक था, एक इकाई थी, उससे समकोण एक इकाई का बना लेंगे। क्या कर लेंगे, समकोण एक इकाई का बना लेंगे और उसको जो आपका बिंदु था P, उससे आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद ये आपका बन जाएगा क्या, समकोण त्रिभुज। क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज PR। ठीक है, अब आपको वही क्या इस्तेमाल करना है, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि PR कितना हो जाएगा आपका, तो PR का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो PR का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 जो कि 2 आ जाएगा। तो PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कर्णी में 2। क्या हो जाएगी वैल्यू, कर्णी में 2। कर्णी में 2 का मान आ गया, कर्णी में 2 का मान आपका आ गया। अब क्या करेंगे, अब वही काम यहां से PR को आप लोग क्या बनाएंगे, आपकी त्रिज्या। PR क्या हो जाएगी, त्रिज्या। कंपास को लीजिए, PR त्रिज्या से एक चाप आगे की तरफ कटाइए और जहां ये चाप संख्या रेखा को काटेगा वही आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। इतनी बात समझ में आ गई, √2 कैसे बनाया, समझ में आ गया। अब इसके उपरांत आप क्या करेंगे कि PR को आधार मानेंगे, PR को आधार मानेंगे, अपने D का या चांद का इस्तेमाल करेंगे और वहां से एक और समकोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक और समकोण जो कि एक इकाई का ही होगा। कितने का इकाई का होगा,
एक इकाई का, और उसको फिर आप मिला देंगे किसके साथ, P के साथ। इसका नाम मैंने दे दिया PM, ठीक है, क्या नाम मैंने दे दिया, PM। फिर अब आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे PM की, तो PM का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 मतलब 3। तो PM का स्क्वायर जो है वो है 3, तो PM इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3, ठीक है, √3। तो PM की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो आप कहेंगे कि ये आ गए √3, ये आ गए √3। फिर आप वही काम कंपास में PM आपकी त्रिज्या होगी, और वहां से आप फिर एक जो है एक चाप काटेंगे, और वो चाप कहाँ जहां आके मिलेगा इस संख्या रेखा पे, वो आपकी दूरी हो जाएगी क्या, √3। वो बिंदु आपका क्या हो जाएगा, √3। ध्यान रखिए ये PM लेके हमें आगे की तरफ कटा देना है, ठीक। अब आगे देखिए, अब इसके उपरांत क्या करें, फिर वही PM हमारा आधार हो जाएगा, और इसके ऊपर एक और लंब खींच देते हैं जो कि एक इकाई का वो भी होगा, क्या होगा, एक इकाई का। फिर उसको हम मिला देते हैं P से, इसको नाम मैंने दे दिया L, क्या नाम मैंने दे दिया, L। अब फिर वही कार्य करेंगे कि PL इक्वल टू आधार हमारा कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 प्लस 1 4 हो गया। तो PL हमारा कितना हो गया, √4। PL की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, √4, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। तो PL आपका हो गया √4। अब वही कार्य क्या करेंगे, PL त्रिज्या लेके आगे की तरफ आप एक यहां से एक चाप कटाएंगे। ये चाप आप जब कटाएंगे तो ये आपका जो दूसरी इकाई थी वहीं पे आके मिलेगा। √4 का जो चाप है वो कहां आके मिलेगा, 2 पे, क्योंकि √4 की जो वैल्यू होती है, मान होता है, वो क्या होता है, 2 होता है। तो वो 2 पे आके आपको मिल जाएगा। और आखिरी जो है, अब आप PL को, जो आपका PL है, उसको आप आधार मानकर एक सेंटीमीटर मतलब एक इकाई की दूरी लेके खींच देंगे लाइन, और उसको नाम क्या दे दिया जाए, B मैंने नाम दे दिया। उसको फिर हमने क्या किया, P से मिला दिया, ठीक है। अब आप देखिए वही फिर आपका क्या आ गया, PB आ गया। PB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो PL का स्क्वायर मतलब √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 5 हो गया। तो PB स्क्वायर इक्वल टू 5। तो PB की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहेंगे √5। PB की वैल्यू कितनी हो गई, √5। तो यहां हम लिख देंगे √5, क्या लिख देंगे यहाँ पे, √5। और फिर वही PB हमारी त्रिज्या, क्या है, PB हमारी त्रिज्या है, और उस PB त्रिज्या से एक चाप कटाएंगे जो आके यहाँ संख्या रेखा पे मिलेगा, और जहां वो संख्या रेखा मिलेगा उसको हम कह देंगे √5। उसको क्या कह देंगे, √5। ये आपका सर्पिल तैयार हो गया। ये ऐसे ही आप करते जाएंगे तो ये गोल घूम जाएगा, ठीक है। तो ये वर्गमूल सर्पिल आपका है। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या किया। सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा बनाई जिसमें एक नियत दूरी 3 सेंटीमीटर पे हमने एक इकाई को माना, फिर उसी 3 सेंटीमीटर पे हमने दूसरी इकाई को माना, फिर तीसरी इकाई को मान लिया। फिर जो पहली इकाई थी मतलब पहला जो आपका इकाई था उससे समकोण बनाते हुए एक हमने इकाई खींची और उसका नाम हमने दिया R। ये जो पहला बिंदु था हमारा शून्य वाला वो P था और एक इकाई वाला बिंदु हमारा Q था। फिर हमने PR को मिला दिया, PR को हमने त्रिज्या लिया और आगे की तरफ संख्या रेखा पे एक चाप कटाया। जहां वो चाप कटेगा वही बिंदु आपका √2 होगा, √2 होगा, क्योंकि हमने यहां से पाइथागोरस का नियम का उपयोग करते हुए उसकी वैल्यू को निकाल लिया था। फिर PR को हम क्या मान लेंगे, अपना आधार मान लेंगे और वहां से एक और लंब हम खींचेंगे। कितने सेंटीमीटर का, वही एक इकाई का 3 सेंटीमीटर में नियत बिंदु बताया था आपको। फिर वहां से हमारा वो PM हो जाएगा जो कि √3 होगा। PM को हम त्रिज्या
मानते हुए एक चाप कटाएंगे, वो जहां उस संख्या रेखा पर कटेगा वो हमारा √3 कहलाएगा। फिर PM को आधार मानते हुए ऊपर की तरफ एक हम क्या करें, समकोण खींचें, फिर वो हमारा हो जाएगा PL √4 आ जाएगा, और वहां से आप कटाएंगे तो यदि आपने चाप सही ढंग से कटाया होगा तो जो आपकी दूसरी इकाई थी वो वहीं आके मिल जाएगा। फिर PL आधार मानते हुए आगे की तरफ PB हमने खींच दिया, ठीक है, 90 डिग्री का, जो कि √5 हमारा हुआ। और उस √5 को जब हम आगे दिखाते हैं तिरछा लेकर, मतलब PB आप तिरछा ले लीजिए, आगे तरफ चाप कटाएंगे तो वहां वो संख्या रेखा जहां काटेगा उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, √5 बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये क्लास समझ आई होगी। मिलते हैं हम लोग जल्दी है अगली क्लास में, तब तक आप इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए, कॉपी पे इसको बनाइए, आप 2-4 बार बनाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।